इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स थियरी। ठीक है। कार्ल मार्क्स जो इकोनॉमिस्ट थे और उन्हें एक फिलोसोफर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी करी थी। और उनकी इस थियरी को, जो भी फिलोसॉफी उन्होंने किया था उस वो तो सारा तो एक वीडियो में हो नहीं सकता। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बताऊंगी कि कैपिटलिज्म कैसी उनकी थियरी थी। राइट, कार्ल मार्क्स की कैपिटलिज्म एक थियरी थी जो बहुत सारी चीज़ों को बताती है। राइट। और कार्ल मार्क्स जो थे, उनका जो थियरी था, जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया, कर दिया गया। राइट। देखो, कार्ल मार्क्स 1818 और 1883, ये इनका डेट है, इज वन ऑफ द फ्यू थिंकर्स इन द हिस्ट्री हु हैड अ डायरेक्ट एंड द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑन द हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ द पीपल। राइट। जो उनकी प्रिडिक्शन थी ना, किसी भी चीज़ को लेके, वो थोड़े फिलोसोफर टाइप के थे और जो भी प्रिडिक्शन करते थे वो प्रिडिक्शन कुछ ना कुछ उनका सही था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। देखो, इट इज द नो एग्जैजरेशन जनरेशन, no exaggeration to say that his followers hold him in high esteem. Right? ऐसा कोई शक नहीं बोला जा मतलब कोई शक नहीं कर सकते कि जो भी उनके फॉलोअर्स थे उनकी बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है। और ही इज़ द रिस्पेक्टेड एज अ रियल प्रॉफिट। राइट, रिस्पेक्टेड एज अ रियल प्रॉफिट। उनको एक प्रॉफिट मतलब होता है प्रिडिक्टर। राइट, जो प्रिडिक्शन करता है किसी भी एक सिचुएशन को लेके या फिर इकोनॉमिक की कंडीशन को लेके। राइट। तो वो जो लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और ये बहुत रिस्पेक्टफुल मैन थे। राइट। और क्या था, मार्क्स इज एन एंग्री जीनियस, ये थोड़े एंग्री किस्म के थे। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे कि उनकी मेन थियरी क्या क्या थी। राइट। तो देखो, मेन आइडियाज ऑफ द कार्ल मार्क्स, we will concentrate only on those Marxian ideas and thoughts which are relevant to development। ठीक है। हम लोग वही पढ़ेंगे क्योंकि हम इकोनॉमिक पढ़ते हैं और इकोनॉमिक की बात, इकोनॉमिक में क्या होता है, डेवलपमेंट। मेन फोकस किस पे किया जाता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो वही थियरी हम पढ़ेंगे जिसमें कार्ल मार्क्स ने, जो मार्क्सियन थियरी है जिसमें कार्ल मार्क्स ने डेवलपमेंट की बात करी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा। वही फिलोसॉफी हम उनकी पढ़ने वाले हैं। वैसे तो फिलोसॉफी उन्होंने बहुत सारी लिखी थी, बट हम वही पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। राइट। तो फर्स्ट क्या है, द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री, थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, और द कंसेप्ट ऑफ द रिजर्व आर्मी, और द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कैपिटलिज्म। ठीक है। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर कैपिटलिज्म। ठीक है। कैपिटलिज्म में वो क्या कहते थे, मार्क्स कैपिटलिज्म के बारे में क्या कहते थे, उनकी थियरी क्या थी कैपिटलिज्म को लेके। राइट। उससे पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री देखेंगे, पास्ट देखेंगे। जो कार्ल मार्क्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मतलब हमारे वर्ल्ड में 3 स्टेज आते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या था, प्रिमिटिव स्टेज। ठीक है। यहाँ पे इन द पास्ट एफर्ट टू द सिक्योर नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ वर ग्रुप्ड इनटू द फोर स्टेजेस। राइट, सॉरी, 3 नहीं, 4 स्टेजेस। प्रिमिटिव कम्युनिटी और द एशियंटिक स्टेज और एशियंट। राइट। और स्लेवरी स्टेज। देखो, फर्स्ट जो स्टेज था उसको हम बोलते थे प्रिमिटिव कम्युनिस्ट और स्लेवरी स्टेज। ठीक है। और सेकंड था फ्यूडल स्टेज और थर्ड था कैपिटल स्टेज। ठीक है। ये क्या कहते थे कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट में उनका कहने का क्या मतलब था कि पहले लोग कौन कौन था, एक होता था स्लेव होता था, एक नौकर होता था और एक मालिक होता था। राइट। एक नौकर रहता था और एक मालिक रहता था। मतलब लैंड है। ठीक है। प्रिमिटिव मतलब लैंड की बात करेंगे हम लोग, जमीन की बात करेंगे। ठीक है। इंडस्ट्री की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि ये पास्ट है, काफी ज्यादा पास्ट है। तो उनका ये कहना था कि जो लैंड का ओनर रहता है वो वो एक होता है, और जो उस लैंड में काम करता है वो एक गुलाम होता है। राइट, स्लेव। ठीक है। उनका कहने का मतलब था जो ओनर रहता है वो क्या होता है, डोमिनेटर होता है। राइट। और जो काम करता है उसको ओनर डोमिनेट करता है। राइट। तो उनका कहने का मतलब था कि हमारे सोसाइटी में जो होता है, गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है। गैप बहुत ज़्यादा है, एक स्लेव है और एक ओनर है।
ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत सारे डिस्कशन किए थे। और उन्होंने बोले थे जो प्रिमिटिव है और स्लेवरी स्टेज है और फ्यूडल स्टेज है, ये जो सारे जो स्टेज होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो लैंड पे जो वर्कर काम करते हैं वो वही चीज़ उगाते हैं जिनको उनकी नीड्स होती है, राइट। अपने नीड्स के हिसाब से ही वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है। ये प्रिमिटिव और फ्यूडल और स्लेवरी स्टेज की बात कर रही हूँ, पहले की बात कर रही हूँ। बट हम इस वीडियो में पढ़ने के वाले हैं कैपिटलिस्ट स्टेज, ठीक है। प्रिमेटिव और फ्यूडलिज्म और स्लेवरी स्टेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? कैपिटलिस्ट स्टेज। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये सारे स्टेज के बाद आता है हमारा फोर्थ आता है कैपिटलिस्ट स्टेज। तो कैपिटलिस्ट स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जाती है, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जाती है। इसमें हम लोग लैंड वगैरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई गुलाम और कोई ओनर और मालिक नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे होते हैं वर्कर्स, राइट, और एक होता है बिजनेसमैन, ठीक है। ओनर जो होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो होता है। तो हम लोग यहाँ पे वर्कर लेते हैं, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को लेते हैं, ठीक है। ये इसमें गैप दिखाते हैं हम लोग कि जो इंडस्ट्री का ओनर होता है वो एक ओनर होता है, ठीक है, और जो इंडस्ट्री के अंदर काम करता है उससे हम बोलते हैं वर्कर, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री की बात होती है, यहाँ पे लैंड की बात नहीं होती है। बट उन्होंने बोला था कि ये जो कैपिटलिस्ट स्टेज होता है ना, इसमें जो वर्कर होते हैं वो अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनाते। हमने क्या, अभी मैंने क्या बोला कि जो प्रिमेटिव था जिसमें लैंड की बात करी थी मैं, उसमें जो काम करते थे स्लेव्स वगैरह, उन लोगों खुद उनको जो नीड रहती थी वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाते थे, ठीक है। बट कैपिटलिस्ट स्टेज में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मालिक बोलेगा, जो ओनर बोलेगा, वर्कर को वही काम करना पड़ता है। वो अलग बात है कि उसको काम करने में इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर उसको वो सारी चीज़ें यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। ये होता है। जैसे कि वर्कर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और पेन बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है, एग्जाम्पल, पेन बनाने की स्टेज इंडस्ट्री है। अब वो तो बल्क में 1 लाख 2 लाख 3 लाख पेन बना रहा है, राइट। बट उसके लिए यूज है क्या? वो नहीं है, ठीक है। तो ये बात करते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज वर्कर बनाता है जिसका वो यूज करता भी है और नहीं भी करता। अगर यूज करेगा तो 1 2 पेन, राइट, बट वो तो बल्क में बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी बात कैपिटलिस्ट स्टेज में मार्क्स कहते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, ये सारा इंट्रोडक्शन था उनका। ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म हम पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म में मार्क्स ने क्या क्या कहा है। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द मार्क्सियन सिस्टम depends upon the accumulation of capital which in turns depends upon the surplus value, ठीक है। ये जो कैपिटलिज्म है ना, वो उनका जो ये थियरी है वो मेनली किस पे डिपेंड है? सरप्लस वैल्यू। अब सरप्लस वैल्यू क्या होती है? एक्स्ट्रा वैल्यू। क्या होती है? एक्स्ट्रा वैल्यू। वो हम बात करेंगे क्या होता है। लार्जर surplus value would induce the entrepreneur to go in for bigger size of investment, which in turn would boost the capital formation and lower economic development, ठीक है। Therefore, the essential element in the Marxian theory of the development is the surplus value, ठीक है। essential element है, मतलब कैपिटलिस्ट में मार्क्स ने ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे किया? सरप्लस वैल्यू। अब देखो इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो, अगर वर्कर है और एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्टमेंट किया, बट काम कौन करता है? वर्कर करता है। सुबह से लेकर शाम तक काम कौन करता है? वर्कर करता है। और उसके काम करने की वजह से ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होती है। उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सरप्लस वैल्यू, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट होता है, सरप्लस वैल्यू आती है, तो वो क्या करता है? फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट करता है, और उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, ऐसा मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, surplus value induce the entrepreneur to go in for bigger size of the investment which in turn boosts the capital formation and lower economic development। उनके ऐसे कहने का मतलब क्यों था? क्योंकि देखो, वर्कर ज्यादा काम करते हैं बट उनको पेमेंट तो कम मिलती है, उनको सैलरी कम मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कौन अर्न कर रहा है? प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा है? सरप्लस वैल्यू किसके पास है? सरप्लस वैल्यू किसके पास है? एंटरप्रेन्योर के पास है, राइट। तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा वो, और इकोनॉमिक
इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन और मशीनरी लेके आएगा, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं देंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो मार्क्स ने इस बात पे थियरी बनाई है। Now we discuss how does the capitalist class increase the surplus value. The capitalists increase the surplus value by exploitation. देखो, कहने का क्या मतलब है कि अभी हम पढ़ेंगे कि कैपिटलिस्ट जो है क्लास है वो सरप्लस वैल्यू को कैसे इंक्रीज करता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैपिटलिस्ट इंक्रीज द सरप्लस वैल्यू बाय एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से ही सरप्लस वैल्यू बढ़ती है। ऐसा क्यों? देखो, जो वर्कर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं उनको कम सैलरी देके एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इनडायरेक्टली एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है किसके साथ, वर्कर के साथ। क्यों? क्योंकि मतलब मार्क्स का कहने का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा काम कर रहे हैं उनको ज्यादा मिलना चाहिए और एंटरप्रेन्योर को कम मिलना चाहिए प्रॉफिट। क्योंकि जो प्रॉफिट आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा कौन ले रहा है, एंटरप्रेन्योर ले रहा है। ठीक है, वर्कर को नहीं मिल रहा है, तो वर्कर वर्कर के साथ तो गलत हो रहा है ये, राइट। तो उन्होंने इसका नाम दिया एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये मार्क्स की थियरी ही है, कैपिटलिज्म में वो ज्यादा से ज्यादा इस पे ही फोकस करते हैं, वर्कर और एंटरप्रेन्योर में। उनका कहना है कि वर्कर ज्यादा काम करते हैं तो उसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखो, आपने देखा ही होगा खुद, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, वर्कर करता है। और सबसे कम सैलरी और वेज किसको मिलता है, वर्कर को ही मिलता है, राइट। और जो मेहनत नहीं करता उसको ज्यादा मिलता है। एंटरप्रेन्योर वो थोड़ी ना इतना सारा काम करता है फैक्ट्री में, यहाँ से वहाँ चीजें लेके जाता है, इतनी मेहनत करता है, नहीं करता। फिर भी ज्यादा अर्न कौन करता है, एंटरप्रेन्योर ही करता है। और सबसे कम अर्न कौन करता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, राइट, दैट इज वर्कर। ठीक है, तो मार्क्स ने वही बात करी है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, राइट। तो ये एक्सप्लोटेशन का नाम दिया उन्होंने। द कैपिटलिस्ट इंक्रीज द सरप्लस वैल्यू बाय एक्सप्लोटेशन, और द कैपिटलिस्ट कैन रिसॉर्ट टू एक्सप्लोटेशंस इनटू फॉलोइंग थ्री वेज। ठीक है, फर्स्ट क्या था, बाय इंक्रीजिंग वर्किंग आवर। और जो कैपिटलिज्म है एक्सप्लोटेशन को इंक्रीज कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है, कैसे, बाय इंक्रीजिंग वर्किंग आवर। एक तो है वर्किंग आवर बढ़ा के, ठीक है। और सेकंड क्या है, बाय लोअरिंग वेजेस बिलो द सबसिस्टेंस लेवल। और थर्ड है बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्किंग क्लास। ठीक है, ये तीन वेज से एक्सप्लोटेशन को चेंज या इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या कहते थे, देखो, आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शन मार्क्स फेवर्स द लास्ट वन। ठीक है, जो लास्ट वन है ना, बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्किंग क्लास, मार्क्स ने इसको फेवर किया। सही बात है कि इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी वर्किंग क्लास के जो काम करते हैं। ठीक है, तो देखो, ही आर्ग्यूज दैट बेस्ट वे टू इंक्रीज द सरप्लस वैल्यू इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर क्लास। ठीक है, उनका कहने का मतलब था कि अगर आपको सरप्लस वैल्यू इंक्रीज करनी है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज करना ही है, ठीक है, तो वो कैसे करो कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दो लेबर क्लास की। ठीक है, जो काम करे उनको और प्रोडक्टिव वे में काम कराओ। ठीक है, to the other two options, that is a lengthening of the working days and reducing the wages below the subsistence level, have their own limitation। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से लिमिटेशन होगा। अगर एंटरप्रेन्योर वर्कर की जो काम आवर्स है, जो घंटे हैं, अगर वो डेज है उनको बढ़ा देगा तो वो भी अच्छा नहीं है। और क्योंकि एक कैपेसिटी होती है ना वर्कर की काम करने की, अगर घंटे बढ़ा देगा तो वो काम नहीं कर पाया प्रोडक्टिव वे में, तो क्या होगा, राइट। और सेकंड क्या था, बाय लोवरिंग द वेजेस। ठीक है, और रिड्यूसिंग द वेजेस बिलो द सबसिस्टेंस लेवल। अगर वर्कर्स के वेजेस भी कम कर देंगे तो भी उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी उसमें कमी आ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहेंगे डिमांड करने के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती है। तो देखो क्या लिखा है, these two option may be feasible in the short period but in the long run they can be counter productive। ठीक है, only way to raise the economic surplus is to introduce new techniques of the production। ठीक है, उनका कहने का मतलब था कि अगर प्रोड्यूसर को या फिर एंटरप्रेन्योर को सरप्लस बढ़ाना है तो एक ही वे है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए
अपने प्रोडक्शन में और इंडस्ट्री में, ठीक है। देखो, द कैपिटलिस्ट हु टेक लीड इन द इंट्रोड्यूसिंग न्यू मशीनरी और न्यू प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट वुड गेन एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। और जितनी ज़्यादा मशीनरी और न्यू टेक्नोलॉजी आएगी इंडस्ट्री में, उतना ज़्यादा वो कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से उनको एडवांटेज मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि उससे आगे बढ़ जाएंगे वो लोग, उनकी इंडस्ट्री डेवलप कर जाएगी, ठीक है। और दे would be in position to secure the larger economic surplus and hence the initiative capitalist development, ठीक है। और इससे क्या होगा कि उनकी जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रोथ कर जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा साथ में, और सरप्लस वैल्यू भी बढ़ेगी उनकी, और कैपिटलिस्ट भी डेवलप होगा। देखो, having discussed the role of surplus value in the Marxian framework of the development, we proceed to analyze the relationship between the investment and technical progress, ठीक है। अभी हमने सरप्लस वैल्यू कैसे होगा, क्या होगा, कैसे इंक्रीज होगा वो देखा। अभी हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, कि टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा क्या, ठीक है। ऐसा इन दोनों के बीच में हम लोग अभी रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, जो मार्क्स ने बताया है। इन्वेस्टमेंट एंड द टेक्निक प्रोग्रेस आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ये लोग इंटरडिपेंडेंट है एंड देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द टू, while in investment is needed to promote technique progress and technique progress in turn provide opportunity for the profitable investment, ठीक है। ये लोग इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। लिखा हुआ है कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, दोनों बातें इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट नीडेड टू प्रमोट द टेक्निक्स और टेक्निकल प्रोग्रेस गिव अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। टेक्निकल प्रोग्रेस therefore is the causes and the effect of the investment or the capital, ठीक है, formations which is result of surplus value, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि अगर टेक्निक्स प्रोग्रेस क्या एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट क्या इंडिकेट करता है, कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, सरप्लस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सरप्लस वैल्यू मतलब क्या, प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। अभी क्या है, मार्क्स इन हिज एनालिसिस हैज हाईलाइटेड द रोल ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस। इस वाले एनालिसिस में जो कैपिटलिस्ट है, इसमें उन्होंने किसको हाईलाइट किया है, इकोनॉमिक सरप्लस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जैसे कि जैसे जैसे सरप्लस डेवलप होगा और वैसे वैसे सोसाइटी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, राइट, क्योंकि उन्होंने थर्ड ऑप्शन चूज किया था। टू इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ द सरप्लस, द एडवाइजेस accumulative accumulative, that is the mosses and the profits, capital accumulations thus serves as the cradle for the development, ठीक है। मतलब ओवरऑल इन सारी बातों का कहने का मतलब क्या है कि अगर सरप्लस इंक्रीज करना है तो अक्यूमुलेशन करो। अक्यूमुलेशन मतलब क्या, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, फिर टेक्निकल प्रोग्रेस मतलब कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, वर्किंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। इस तरह कैपिटल सरप्लस बढ़ाया जा सकता है, सरप्लस वैल्यू इंक्रीज की जा सकती है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। देखो, लाइक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मार्क्स प्रिडिक्ट द disintegrations and the decay of capitalism. शिम्पिटर होल्ड्स द सेम व्यूज। जो शिम्पिटर थे, इनकी भी एक थियरी है, उन्होंने वो भी जो शिम्पिटर थे ये भी मार्क्स से सहमत थे, ठीक है। बट शिम्पिटर जो थे, इन्होंने बताया था कि बिजनेस साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल मतलब जैसे कि पहले पीक पॉइंट आया, फिर लो वेस्ट, सॉरी, पहले पहले लो वेस्ट, फिर एक्सपांशन, फिर पीक पॉइंट, फिर डिप्रेशन, फिर रिसेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे जो इकोनॉमिक वेव होता है बिजनेस साइकिल का, उस एक थियरी को लेकर उन्होंने बताया है कि इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी, ठीक है। तो वो भी समय थे। मार्क्स बिलीव दैट द कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इज द डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, दैट इज द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर द इंटरगल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। मार्क्स कहते थे कि ये जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है ये तो होगा, बट वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा आगे जाके, क्यों? क्योंकि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होना ही है कैपिटलिस्ट में, मतलब इकोनॉमिक में। अब साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है इन इकोनॉमिक में, जब भी कहीं पे आए साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, मतलब समझ लेने का, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, एक्सपांशन, बूस्ट,
तो ये सारे फ्लक्चुएशन आने की वजह से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ नॉट अ स्मूथ एंड रेगुलर प्रोसेस। कहने की बात है कि ये स्मूथ और रेगुलर प्रोसेस नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती है। तो ये जो है टेक्निकल प्रोग्रेस, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर सरप्लस वैल्यू, जो स्मूथली बता रहे थे मार्क्स, वो कहते हैं कि ये स्मूथली नहीं चलने वाला, क्योंकि इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन नाम की चीज़ आती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मार्क्स explanations of the development process is the essentially an explanations of the cyclical fluctuation, okay, and these views आर शेयर्ड बाय द शिम्पिटर। शिम्पिटर की एक थियरी है, जिन्होंने ये सारे व्यूज लेके एक थियरी बना दी है शिम्पिटर ने, वो हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, राइट। तो ये सारा था कैपिटलिस्ट एनालिसिस ऑफ कार्ल मार्क्स थियरी, ठीक है। थैंक यू।